मेरी जेठानी की कोई औलाद न थी और उसका पति भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर जेठानी बहुत खुश होती और काफ़ी सारे बैग भी पकड़े होते। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर जेठानी को होश आ गया। फिर एक दिन जेठानी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो एक घर लेके गया था पति जेठानी को। जब मैंने देखा तो मेरा पति जेठानी के साथ। आज फिर से मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उसे गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ के अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत हुई थी। 3 दिन से मेरी जेठानी ने एक नवाला भी नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना न खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरा पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बेऔलाद थी, उस पर अभी पति का गम भी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन न जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था वो रोज़ ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी जेठानी मेरे पति से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे जेठ आकाश के नाम पर ही ज़िंदगी गुजारेगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती, खाना नाश्ते में उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे आकाश की बात करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी। लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में दाखिल होता वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे ना जाने क्यों अपनी जेठानी की बात बुरी लगने लगती थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना ही जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर बीन डालना शुरू कर देती थी, साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए शॉपिंग पर ले जाता। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही ठीक हो जाती थी, और जब जेठानी शॉपिंग से लौट कर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह बनाए अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता।
तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए। सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर आ गई है। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता और भाभी भाभी को कुछ न कहता। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे मियाँ की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे पति से 4 साल बड़े थे। उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने मेरी जेठानी आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। वैसे जेठ मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहन की तरह से पेश आते थे। मेरी जेठानी से भी आप जनाब से बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो तो वो पूरी ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खींचे खींचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुँह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 3 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी बे औलाद थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। क्या था, वरना एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरी कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद पर ही तवज्जो देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो अमन कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से सराबोर होती हो। देखकर ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तुम बेहाल नज़र आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम ख़त्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे अमन की हर बात की नाराज़गी समझ नहीं आती थी। मुझे अमन की बातों से तकलीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं खामोश दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात अमन ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात ना टालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी अपने जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाने लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि शीला, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि अमन को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम? अपने पति की पसंद नापसंद का भी तुम्हें पता नहीं है। मुझे देखो, आकाश के साथ साथ अमन की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही अमन घर लौटते, मेरी भाभी फ़ौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर अमन को सलाम करती और हम भी मुस्कुराकर जवाब देते। ये भी रहते कि भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ शीला को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही
नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक, लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मसलाने लगता है। अमन की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगी। कहती, भाई तुम्हारी बीवी सुस्ती बहुत है, पूरा दिन घर के काम भी उससे ख़त्म नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि ये रंग रूप को वो सिर्फ अमन को ही दिखाती थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके आते तो तब भी वो आंगन में अमन के साथ बातों में मसरूफ़ रहती। बाहर की डोरबेल बजती तो मुझसे कहती कि शीला, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपने जेठ को प्रणाम करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि अमन और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होके बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। भाभी अमन के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होती, भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ। वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती है। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। अमन का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ था तो अमन के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। वही उनके उल्टा मेरी जिठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुँह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी ख़राब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन की सब काम संभालती थी। अगर कभी अमन से शिकवा कर भी देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते। कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। अमन मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर लेती थी, बाकी करने को बचता भी क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घन चक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में अमन को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद को तवज्जो देना भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि अमन ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगा कि अमन मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरे जेठ जब बहुत चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नज़र आते थे। किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे।
मेरी जेठानी की वो ही रूटीन थी। अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी या शायद खुद पसंद थी। मेरे जेठ की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लाउंज में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे की बजाय लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे। ना उन्हें मेरे किचन जाने का पता चलता, ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। वो अपनी ही सोचों में मग्न थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। अमन उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने अमन से कहा कि आकाश भाई आजकल बहुत चुप रहने लग गए हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? अमन शायद नींद में थे। कहने लगे, ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। ये कहकर लेटकर सो गए। लेकिन आकाश भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से रुखसत हो गए थे। और अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही अमन ऑफिस से घर आते तो वो मेरे कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। अमन उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो जेठानी खुश नज़र आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन ना रही थी जिस दिन उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शौक रंगदार जोड़ा पहने वो फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर अमन से कहने लगी, आकाश को मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सजी संवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहा इस तरह से बना सवारा देखकर जीने देंगे जैसा आकाश चाहते थे। उनकी बात सुनकर अमन भी उनकी बात की तारीफ करने लगे। कहने लगे, आप रोज ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी मजाल थी कि मैं अमन के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज़ तैयार होने लगी, घंटों अमन से बातें करती रहती। मुझे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर दिन, हर 2-3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब अमन के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और अमन मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये लगे कि आकाश भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बैठी, बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, अमन गायब था। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे में से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुए उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की का पट खुला था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चे को फीड दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही अमन मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था, उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपने यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो, क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, मेरी भाई की बीवी। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली
दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर ही यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और भी छोटी बहनें थी जो शादी के लायक थी और अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक चुप्पी साध ली थी। मेरी जेठानी तो और भी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। अब तो अमन के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सबका दामन थामे रखती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ नहीं है भी कि नहीं? अमन के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो पति मेरा है, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती है। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वो अमन के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल आकाश की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि आकाश मेरे पास है। प्लीज़ अमन, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और अमन उसका सर सहला रहा था। कहने लगा, आप क्या हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह से तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस गुर्बत और मोहब्बत पर मेरा हक है, वो अमन की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर अमन को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतजाम क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अमन के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और अमन के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे अमन के लिए तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने पर तवज्जो दे, मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालिक थी, लेकिन मेरे वालिद ने आकाश की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने अमन को देखा था। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में अमन पर अपना दिल हार बैठी थी। आकाश के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे जहन में बस एक ही शख्स था और वो था अमन। आकाश मेरी हुस्न की तारीफ़ बहुत करते थे, लेकिन मुझसे कभी उनकी ज़बान से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ अमन के लिए सस्ती संवरती थी। वो मुझे भी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ़ होती थी मुझे अमन से कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि उसकी भाई की बीवी थी, लेकिन अमन की ये आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उसे मेरी खिदमत की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे न पति की परवाह थी न बीमार सास की। मैं हुस्न की मलिका हूँ, मुझे हसीन मर्द चाहिए था और अमन मेरे मयार पर पूरा उतरा था। आकाश को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही आकाश में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं आकाश से दूर रहने के और अमन से करीब होने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास के इंतकाल के बाद मैं अमन से बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। आकाश को यही लगता था कि मैं अमन का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो।
जब भी अमन ऑफिस से वापस आता मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं अमन से खूब पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ़ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर अमन की बीवी मुझसे ज़्यादा हसीन होती तो वो उसकी तरफ खो जाता और मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ लाती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसीलिए किचन में उलझाए रखती थी ताकि तुम कभी भी अमन के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन आकाश को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में अमन की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे अमन के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से आकाश कमरे की बजाय लाउंज में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द जान छूट गई। और अब अमन की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ है। वो दिन दूर नहीं कि जब अमन मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी की गंदी इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खुला देखा, अमन बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और एक ज़ोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पर मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज से अमन बोल रहे थे, लगता था कि अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी जेठानी की सच्चाई अमन के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अमन मुझसे नज़रें चुका कर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है, जो भी रिश्ता हमारा अल्लाह ने दूसरों के साथ बनाया है, उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए। इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।